ऑप्टिक्स शुरू करोगे आज। क्या होती है ऑप्टिक्स, नाम सुना है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, इसके यूजेस, ये सब ऑप्टिक्स कहलाते हैं। तुम्हारे यहाँ जो ऑप्टिक्स को कैटेगराइज किया गया है वो दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरी वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो तुमको टॉपिक पढ़ने हैं, पहला टॉपिक पढ़ना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, इसके साथ आपको पढ़ना होगा मिरर्स। दूसरा टॉपिक पढ़ना होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, इसके साथ आपको पढ़ना है लेंसेज। थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना है प्रिज्म। फोर्थ टॉपिक पढ़ना है आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ना है। बात समझ आ गई? इतना काम तो रे ऑप्टिक्स में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, सारा लेंसेज वगैरह ये सब कुछ पढ़ना होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले वेव फ्रंट और हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिर आपको पढ़ना होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो अभी तक इस पे पोलराइजेशन भी होता था, पोलराइजेशन काट दिया सीबीएसई बोर्ड ने, अब डिलीट कर दिया। तो इतना काम ऑप्टिक्स में है, लंबा काम है। रे ऑप्टिक्स तुमको समझ आती है, वेव कम कम समझ आती है। कारण ये हो सकता है टर्म्स ही तुम पहली बार सुन रहे हो। ये सब कुछ बेसिक क्लासेस से 6, 7, 8, 9, 10 सब सुनते हुए आते हो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप देखे भी होंगे, यूज़ भी करे होंगे, इसलिए ये टर्म्स तो तुमको समझ आती हैं। बोर्ड के हिसाब से इसकी वेटेज 14 मार्क्स की है अकेले ऑप्टिक्स। अब तुम समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्ट हो रही है, एक एक चीज़ समझना। आज तो तुमको हो सकता है बेसिक बेसिक की सारी चीज़ें मिलती रहें। क्या पढ़ा? ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें क्या पढ़ते हो? लाइट के बारे में सारी फेनोमेना, प्रोडक्शन, यूजेस पढ़ते हो, सारी ऑप्टिक्स होती हैं। कुछ बिल्कुल बेस वाली उठाते हैं जो तुम बचपन की क्लासेस में पढ़ते हुए आते हो। अच्छा बताओ, ऑब्जेक्ट्स को ऑप्टिक्स के हिसाब से कितने तरीके से क्लासीफाई किया गया है? दो तरीके से, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं, जैसे सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस मून, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, जो अपनी लाइट इमिट नहीं करते हैं। जैसे मून क्या करता है? सन की लाइट ले लेता है दिन में और रात में आराम से यूज़ करता है उसको, यही तो करता है। तो मून अपनी लाइट थोड़ी इमिट करता है। चेयर, टेबल, ये सब नॉन ल्यूमिनस है। सरफेस को कैसे क्लासीफाई करते हो? 3 तरीके से। एक होता है जिसको कह सकते हो आप मीडियम कह सकते हो, सरफेस की जगह मीडियम वर्ड ज़्यादा बेटर होगा। ऑप्टिक्स के हिसाब से मीडियम 3 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहला होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आर पार दिख जाता है। दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम। अच्छा, ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल बताओ। एयर, मेरे और तुम्हारे बीच में मीडियम तो ट्रांसपेरेंट है ना, तभी तो हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ग्लास, लेंस जो बने हुए। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ब्लर दिखता है, लेकिन दिखता है। एग्जांपल बताओ। जैसे हाँ, बटर पेपर कह सकते हो। ग्राउंडेड ग्लास, कांच को ना कुछ दिन तक ज़मीन के अंदर रखो, फिर निकालो तो तुमको प्रॉपर अच्छा सा नहीं दिखेगा। वो पहले आती थी वो सिरप सी, जिनमें कांच वाली सिरप आती थी, हल्का पीला पीला सा ग्लास होता था, कांच की आती थी ना, उसके अलावा पूरा नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा दिखता था। और तीसरा क्या होता है? ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम क्या होता है? बिल्कुल नहीं दिखता, जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखता। अच्छा, ये सब बातें पता है ना तुम लोगों को?
कुछ ऐसा तो नहीं कि नहीं सर इसमें भी कुछ चीज़ें चाहिए मुझे, ये चीज़ नहीं समझ। ओपेक क्या, जैसे वॉल, ये बोर्ड ओपेक मीडियम है, आर पार इसके नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ये सब तो बातें आती, इसे बना लो अगर बनाना है तो थोड़ा सा पिक्चर। ठीक है भाई, मीडिया भी तुम्हारी 3 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। अच्छा, कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कहीं पे लिखा होगा रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट का मतलब होता है बच्चा एक ही लाइट रे जा रही है ऐसे। बंडल ऑफ लाइट या बंच, कुछ भी कह सकते, रेज ऑफ लाइट कह सकते हो। तो इस तरीके से रेज कई सारी बनी होंगी, है ना, ये बंडल हो जाएगा। एक पढ़ा था कन्वर्जिंग सोर्स। कन्वर्जिंग सोर्स का मतलब क्या है? जहां पे लाइट रेज मिल रही होती हैं, कन्वर्ज हो रही होती हैं। जैसे ये पॉइंट आया, अगर किसी पॉइंट पे लाइट रेज मिल रही है तो क्या होता है? कन्वर्जिंग। इस बंडल को हम बीम ऑफ लाइट भी तो बोल सकते हैं। क्या करो, बिल्कुल ही बेसिक चल रहा है। अच्छा, एक आता है डाइवर्जिंग सोर्स। डाइवर्जिंग क्या होता है? जहां से निकल रही होती है लाइट रेज, है ना, वो डाइवर्ज कराना। डाइवर्ज कराने का मतलब क्या होता है? फेंकना, फैलाना। कन्वर्ज कराने का मतलब होता है समेटना। जो रायता फैला दिया, अगर समेट रहे हो तो तुम कन्वर्ज कर रहे हो, और अगर रायता फैला रहे हो तो वो डाइवर्ज कर रहे हो। बंडल, बंच, बीम एक साथ चल रही हैं चीज़ें, एक ही चल रही है, दैट इज रे ऑफ लाइट। लाइट किसे कहते हैं? अबे लाइट किसे कहते हैं? लाइट को, रोशनी। अच्छा, ये बढ़िया होता है। कैट क्या होती है? बिल्ली। बिल्ली क्या होती है? कैट। पुराना कैट एंड बिल्ली, बिल्ली कैट। लाइट इज समथिंग विच इनेबल्स अस टू सी। खत्म। लाइट दिखती है? नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बहुत सारी होती हैं। स्ट्रेट लाइन में चल सकती है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वैक्यूम में भी चल सकती है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है 3×10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा किसी की स्पीड आज तक हुई नहीं है। ये सब डुअल नेचर होता है लाइट का, ये सब तुम जानते हो बड़े अच्छे तरीके से। चलो सीधा आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। डालो हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई पॉलिश्ड सरफेस है, उससे कोई लाइट टकराती है, तो क्या होगा? टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी तो पढ़ते हो ना, साउंड टकरा के उसी में आना। तो अगर कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, सपोज करो ये एक सरफेस है, ये पॉलिश्ड है, तो इस पे लाइट रे आई, ये एक नॉर्मल कंसीडर करते हैं, और टकरा के वापस चली गई। तो आने वाली लाइट को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। टकरा के जो वापस आती है वो रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल एक ड्रॉ करते हो इमेजिनरी लाइन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। कोई समस्या? ये कौन से एंगल होते हैं? इनको कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल्स, ठीक है। ये 90 -IR समथिंग निकालेंगे हम लोग। ये बात पहले बताओ, समझ आ रही नहीं आ रही? अरे हाँ या ना बोलो यार, पक्का समझ आ रही है ना? अच्छा, तो कोई लाइट रे आ रही है, किसी सरफेस से टकराती है, टकरा के उसी सरफेस पे वापस होती है। इस फेनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या पूरी की पूरी लाइट वापस हो रही होगी? कुछ तो लॉस हो रहा होगा। जितना ज़्यादा पॉलिश सरफेस होगा उतना कम लॉस होगा। अगर ये पॉलिश सरफेस की जगह थोड़ा सा रफ सरफेस लगा दें, रफ सरफेस, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? मान लो ये सरफेस थोड़ा सा रफ है, ऐसा है। अब लाइट रे आई, ये आ रही है, तो ये टकराएंगी, तो टकरा के ऐसे तो जाएंगी। रिफ्लेक्शन तो यहाँ भी हो रहा है। इसको कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। मतलब जहाँ पे
टकराने के बाद लाइट, सरफेस लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पूरा भेज नहीं पाता। लगभग 30% 40% तक लाइट एनर्जी का क्या होगा, लॉस हो गया। तो वो रिफ्लेक्शन जो होएगा वो क्या कहलाएगा बच्चा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये आपका सिंपल रिफ्लेक्शन है। दोनों वर्ड समझ में आ रहे नहीं आ रहे पहले बताओ, एकदम क्लियर। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक प्रोसेस ऑफ लाइट, या आप कह सकते हो कि लाइट किसी हाईली पॉलिश सरफेस से टकराती है और टकरा के उसी सरफेस पे वापस आ जाती है। तो मतलब सिंपल रिफ्लेक्शन में लॉस नहीं होगा, कम लॉस होता है, लिटिल लॉस होता है, 1% 2% 5%, इससे ज़्यादा नहीं होता। डिफ्यूज में ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। ये स्मूथ सरफेस है ना, यहाँ ना भी तुम लॉस को कह सकते हो कि लॉस नहीं भी हुआ, टकरा ही वापस आ गए। अब टकराने में कुछ तो होएगा लॉस। आप एक जगह पे सरफेस पे लाइट डाल दो तो सरफेस कुछ तो गर्म हो जाता होगा, मुझे जो लगता है। भाई लाइट पड़ेगी तो यार सरफेस पे। अभी तुमने लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो पढ़ा है, दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, नहीं पढ़ा? अपने ऐसे हाथ कर लो, लाइट एनर्जी पड़ रही तो गर्म नहीं हो जाते? तो एनर्जी कुछ तो कैरी कर रहे हैं ना, तो टकराने पे कुछ तो खत्म हो ही जाएगी, वापस पूरी नहीं आएगी। डिफ्यूज्ड में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लिख लो एक लाइन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपनी लैंग्वेज बना के। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? ये सब पढ़ के आए वो 10th में। इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। एंगल आई और इक्वल्स टू आर। एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर गिवन है तो ये वाला एंगल पूछेगा तो क्या करोगे? 90 माइनस ये कर दोगे। इधर वाला पूछेगा तो 90 माइनस आर। ठीक है, समझ आ रही है बातें आपको। तो डेफिनेशन और लॉज लिख लो। प्लेन, सही है, दोनों बातें हो गई। इंसिडेंस एंगल किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ पे इंसिडेंस हो रहा होगा एक ही प्लेन पे तो लाई करते हैं। रिफ्लेक्शन वर्ड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पहले बताओ, क्लियर? ठीक है, चलो मिरर की बात करते हैं थोड़ी सी। डालो स्फेरिकल मिरर्स। मिरर क्या होता है? देख के तो सारे ही आए हो गया। सुबह सुबह देख के नहीं आए? घर से तो मिरर देख के निकलते होगे। हाँ, देख रहा, कह रहा नहीं 3 बार तो क्रीम मेरे सामने लगा रहा था एक दिन, और कह रहा नहीं। कोई भी ग्लास सरफेस है, एक साइड उसको पॉलिश कर दिया जाए, दूसरे साइड रिफ्लेक्टर बना दिया जाए। पॉलिश किसकी होती है? एक हमने सुना था सिल्वर्ड पॉलिश भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर रिफ्लेक्टर अच्छा है, तो उसको हम कहते हैं मिरर। मिरर अपने 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये मिरर तो पता है ना, प्लेन तो बेचारा घर जैसा ही है। एक प्लेन मिरर लिया हमने, ऐसा कुछ कर दिया, ये प्लेन मिरर हो गया। अब स्फेरिकल मिरर की बात करते हो तो स्फेरिकल मिरर हमको 2 प्रकार का मिलता था। कौन कौन सा? एक को कहते थे कॉनकेव मिरर, दूसरे को कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है? गुफा बनना। ये देखो ऐसे, इसकी बल्जिंग साइड पॉलिश्ड होती है और बेंट साइड को हम रिफ्लेक्टर बनाते हैं। कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्ज करना, इसकी बेंट साइड पॉलिश्ड होगी और बल्जिंग साइड को आप रिफ्लेक्टर बनाओगे। कहानी समझ आ रही है? ये मान लो कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा बचपन में, उस तरीके से ऑप्टिक्स को पढ़ना। प्लेन मिरर तो एक प्लेन है, घर पे लगा होगा प्लेन ग्लास मिरर, एक तरफ पॉलिश्ड होता है उसको और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टर बना दिया। कॉनकेव मिरर क्या होगा? बल्जिंग साइड पॉलिश होगी, बेंट साइड रिफ्लेक्टर होगा। नहीं आ रही बात समझ? कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? बेंट साइड पॉलिश होगी, बल्जिंग साइड इसका रिफ्लेक्टर होगा। ठीक है, बनाओ जल्दी से बनाओ। समझ नहीं आ रहा क्या? पक्का?
पहले बेसिक चीज़ें और ख़त्म करते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। हो गया है? डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से डेफिनेशंस पढ़नी है हमें? डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर की अगर डेफिनेशन रिलेट करूं तो एक होता है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कुछ नाम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, लीनियर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर। इतनी डेफिनेशन आपको समझनी है। कौन कौन सी? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा पहले बताओ, सारी सुनिए, सुनी सुनी से लग रही है, बस एक इमेज सी बन रही होगी यार, कुछ पढ़ा था हमने। समझते हैं, ये कौन सा मिरर है बोलो? कॉनकेव। अब ये कोई सा नहीं है, अरे हाँ, पॉलिश नहीं हुई इसमें। अब ये कौन सा है? ये कॉनकेव। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। हाँ कोई सा नहीं है। अच्छा, पोल क्या होता है? सेंट्रल मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज पोल। ये है पोल, इसका सेंट्रल मिड पॉइंट ये पोल होगा। सही है? पहले समझ लो एक एक लाइन, लिखने को तो बाद में क्लैरिकल काम करते रहोगे। पोल क्या होता है? सेंट्रल मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर, पोल। प्लेन मिरर का पोल कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच, डॉट होगा। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो किसी ना किसी हॉलो स्फीयर का तो यार पार्ट होगा। सोच के देखो, अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो ये किसी ना किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा। अब जब ये हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा तो उस हॉलो स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, नहीं होगा? अरे हाँ, नींद आ रही है? तो हॉलो स्फीयर का सेंटर है, उस सेंटर को हम कह देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो, नहीं आया समझ? इसका सेंटर किधर होगा? इधर होगा। तो ये इस हॉलो स्फीयर का सेंटर हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले ली। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी से टी के बीच में ये डिस्टेंस। वैसे जरूरी नहीं ये डिस्टेंस, ये कोई सा भी डिस्टेंस हो सकता है, सब रेडियस ही होगा। ये रेडियस होगी। प्रिंसिपल एक्सिस, पी और सी से पास होने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये देखो, ये पी और सी से लाइन जो पास हो रही है वो क्या कहलाएगी बच्चा? प्रिंसिपल एक्सिस। और इतनी बातें समझ में आ गई। पोल क्या था अपना? सेंट्रल मिड पॉइंट। हॉलो स्फीयर का जो पार्ट होगा वो सेंटर है। रेडियस क्या है? पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? पोल और सेंटर से होकर जाने वाली लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो वो जो लाइन मिलती है वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। प्रिंसिपल फोकस समझो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट, एक एक लाइन समझ में आ जाएगा बट समझ। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती है, एक्चुअली मीट करेगी, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में क्या होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा तो हमें ऐसा लगेगा यार ये अपीयर्स टू मीट, तो जहां पे हमें ऐसा लगेगा या मीट कर रही है वो कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल फोकस होगी। दोबारा समझो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती है या अपीयर्स टू मीट, वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। एक्चुअल मीट कर रही है, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव मिरर।
और अपीयर्स टू मीट हो रही है, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। नहीं आया समझ? बता दो। पैरेलल चलेगी लाइट तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से मिल के जाएगी? फोकस से। आपको समझना है, पैरेलल चलने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती है, अभी भी समझ लो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, यहाँ पे क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेरी हो रहा होगा, वेरीफाई हो रहा होगा? करके देखते हैं ये चीज़। यहाँ से हमने एक नॉर्मल डाली, ये जितना एंगल आई होगा उतना ये एंगल आर होगा। सही है, ये बात की बात है। अभी केवल इतना समझ लो कि ऐसा होता है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। फोकल लेंथ ये हो गया एफ। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लीनियर अपर्चर क्या होता है? ये मिरर का एक एंड पॉइंट है, ये मिरर का दूसरा एंड पॉइंट है। इनको अगर मैं लीनियरली मिला दूं तो जो ये डिस्टेंस बनेगी ये कहलाएगा लीनियर अपर्चर। एंड पॉइंट को मिलाती हुई जो सीधी लाइन है, अपर्चर तो वही होगा भाई। अपर्चर का मतलब समझ लो, कई जगह लिखा होता है कि इसका अपर्चर छोटा है, इसका अपर्चर बड़ा, तो दो अपर्चर होता है मिरर में, एक लीनियर अपर्चर, दूसरा एंगुलर अपर्चर। तो लीनियर अपर्चर क्या है? उसके एंड पॉइंट्स को मैंने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, वो क्या बना? लीनियर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर क्या होगा? इन्हीं पॉइंट को इसके सेंटर से मिलाओ। अब इसके सेंटर पे जितना एंगल बना रहे हैं ये कहलाता है एंगुलर अपर्चर। तो ये होगा एंगल M1 C M2। बातें समझ में आ गई? सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई? दोबारा समझो। पोल क्या होता है? सेंट्रल मिड पॉइंट ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हॉलो स्फीयर का जो पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। वैसे सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस भी हो सकती है। प्रिंसिपल एक्सिस P और C से जो जाने वाली लाइन है उसको एक्सटेंड कर दो तो पूरी लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है वो फोकस होती है। रियल मीट करेगी, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव मिरर। वर्चुअल मीट करेगी वो कॉन्वेक्स की। फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। लीनियर अपर्चर, एंड पॉइंट को लीनियरली ज्वाइन कर दो, लीनियर अपर्चर होता है। एंगुलर अपर्चर, इन्हीं एंड पॉइंट्स को जो सेंटर से जो एंगल बन रहा है, तो M1 C M2 आपका एंगुलर अपर्चर होगा। ठीक है, बनाओ डायग्राम फटाफट। ठीक है, तुम्हें सारी आ गई समझ। पोल, सेंटर, रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, लीनियर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर। एक वर्ड और समझ लो यहाँ पे, फोकल प्लेन। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो मैं तुमसे कहूँ कि लिखते हैं फोकल प्लेन। जैसे सपोज करो ये अपना एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है लेकिन पैरेलल नहीं आ रही, ऐसे आ रही है। अब ये कहाँ से होके जाएगी? सेंटर से होके जाएगी। ऐसे वाली लाइन कहाँ से होके जाएगी भाई? आ तो इन्फिनिटी से रही है, पैरेलल नहीं आ रही, थोड़ी एंगल पैरेलल आ रही होती तो एग्जैक्ट फोकस पे तुम बनाते। अब अगर पैरेलल नहीं आ रही तो हो सकता है कुछ ऐसे जाए, ऐसे तो जाएगी। सही बात है, ये ऐसे आ रही है तो जितने एंगल से आ रही उतने एंगल से होके जाएगी। तो ये मिली कहाँ? यहाँ पे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फोकल प्लेन क्या होता है? एक वर्टिकल प्लेन जो प्रिंसिपल फोकस से पास होता है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू वेयर? प्रिंसिपल फोकस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे समझ लो ये चीज, ये
ऐसे है। तो जब भी इन्फिनिटी से लाइन आ रही होंगी तो सारी प्रिंसिपल फोकस पे ना मिलके फोकल प्लेन पे इमेज बनती है। तो ये सब देखो फोकल प्लेन पे इमेज बना रही है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, तुम एक चीज देखोगे कि लाइट आ इन्फिनिटी से रही है, पैरेलल भी नहीं आ रही होती, लेकिन बुक में लिखा होता है फोकस पे इमेज बनी। अब वन इमेज फोकस के नीचे रही होती है, तो फोकस नहीं होता है, एक्चुअल में फोकल प्लेन होता है, ठीक है। तो फोकल प्लेन क्या है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू वेयर प्रिंसिपल फोकस विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, उसको हम कहते हैं फोकल प्लेन। तो ये एक टर्म और ऐड कर लो फोकल प्लेन की डायग्राम के साथ, लिख लो एक लाइन में, मैं लिखवाए दे रहा हूं। द वर्टिकल प्लेन, द वर्टिकल प्लेन passing through the principal focus and perpendicular to the principal axis. The vertical plane passing through the principal focus and perpendicular to the principal axis is called focal plane, ठीक है। वर्ड समझ में आ गया? अच्छा, कुछ इमेजेस बनती थी। तो इमेज क्या होती है, किसे कहते हैं इमेज? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं उसको हम कहते हैं इमेज। क्या होता है इमेज? पॉइंट क्या होता है जिस पॉइंट पे कौन मिलता है, बताओ? रिफ्लेक्टेड रेज। ये इमेज दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल मीट करती हैं, या जो इमेज स्क्रीन पे आ जाती है उसको हम कहते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज वर्चुअली मीट करती हैं, वो वर्चुअल इमेज होती है, या जो इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती है। आप जब प्रैक्टिकल करते हो ऑप्टिकल बेंच के, तो वहाँ पे साफ साफ दिखता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसी बन रही है, ठीक है। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी। अगर कहीं सीधी इमेज बन रही है तो कैसी इमेज है वो? वर्चुअल। और अगर कहीं उल्टी इमेज बन रही है तो कैसी इमेज है? ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है। किसी की भी जो रियल इमेज होती है ना, हमेशा उल्टा होती है। अपनी जनरल लाइफ में भी तुम देखोगे कि रिश्तेदारों में देखोगे, जिसकी रियल इमेज मिलेगी ना तुमको, उसकी उल्टा ही मिलेगी। सही बात है ये। जैसे पता लगा दूर के फूफा जी बहुत अच्छे हैं, उनके पास रहो 3 दिन, पता लगा फूफा जी ये भी करते हैं, कूटते भी हैं, तो उनकी रियल इमेज उल्टा हो जाएगी। जिसको तुम दूर से देख रहे होगे ना, यार ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, उसकी रियलिटी में इमेज कुछ और ही होगी। और ये फिजिक्स का ही नहीं, हर चीज़ का टॉपिक है। रियल इमेज हमेशा उल्टा होती है। कभी अब तो तुम पढ़ रहे हो, कल को जॉब पे जाओगे, तुम्हारे मालिक बॉस सब मिलेंगे, कोई ऊपर वाला मिलेगा, तो ये दिमाग में रखना कि जो उसकी रियल इमेज होगी ना, जैसा बोल रहा है वैसा होएगा नहीं। ये फैक्ट है। पता लगा वहाँ तो बड़ा मीठा HR तो बड़ा मीठा मीठा बात करते हैं, हम आपको इतने का पैकेज देंगे, हमारा कोई काम नहीं है, ये होता है वो होता है। और जब उसके बाद तुम जाओगे तो इमेज पता लगा जाते लैपटॉप पकड़ा दिया, ये कर दिया, भैया ये करो वो करो। तो रियल इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनती है सबकी, और वर्चुअल सीधी होती है। तो वर्चुअल तो बढ़िया होती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती है। तो पर्दे के पीछे जो काम होता है वो वर्चुअल काम होता है,
तो पर्दे के पीछे का काम वैलिड नहीं होता। ठीक है, कुछ इमेज फॉर्मेशन मिरर के साथ, देखो हंस रहा, समझ रहा है पर्दे के पीछे क्या होता है शादी ब्याह में है ना, गाड़ी भरी रखी होती है। मिरर से कुछ डायग्राम बनाते थे आप लोग, कौन कौन से? तो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहला रूल डायग्राम से समझ लो, अगर कोई लाइट किसी भी मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, कहाँ चलेगी? पैरेलल। कहाँ से होके जाएगी वो? बोलो। फोकस से, ये भाग जाएगी, इसको ऐसा लगेगा फोकस है। पहला रूल क्लियर? अब डायग्राम बनाते थे 10th में कहीं। दूसरा, अगर कोई लाइट मिरर के सेंटर से होके जा रही है, कहाँ से होके जा रही है? सेंटर से, तो क्या होएगा? जिस एंगल से जा रही है, ये देखो, तो अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है शायद, है ना? क्यों करती है रिट्रेस? नहीं करना चाहिए था, मन नहीं होना चाहिए था इसका रिट्रेस करने का। अब मैं तुमसे सीधा पूछा कि सेंटर से जाने वाली लाइट अपनी पाथ को रिट्रेस क्यों करती है? क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसलिए करेगी। कुछ बड़ा है, केमिस्ट्री वाला है ये। क्यों करती है रिट्रेस? क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये एक प्रकार से रेडियस बनी, रेडियस बनी ना। और अगर मैं नॉर्मल एक ड्रॉ करूं तो इमेजिनरी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और नॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि नॉर्मल से जाने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद उसी से वापस आती है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी कहती है। इसलिए सेंटर से जाने वाली लाइट सेंटर से ही वापस हो जाती है। थर्ड पॉइंट आप पढ़ते हो, ये पोल है, पोल फोकस सेंटर, ये वाला बना लो, पोल फोकस सेंटर। पोल से जितने एंगल से लाइट आएगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। मतलब आई एंगल से आ रही है, आई से ही रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, 3 रूल में 2 का इस्तेमाल करोगे और आप इमेज बनाओगे। पहली पैरेलल चली, फोकस से जा रही है। दूसरी सेंटर से जा रही है, सेंटर से वापस आ रही है। तीसरी पोल से जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से ही वापस होगी। ठीक है, बनाओ फटाफट। ठीक है, तीनों बना लेना। अच्छा, एक काम कर लेना, फिर एक तुम्हारे लिए छोटा सा होमवर्क है। क्लास 10th में जो करते थे, कॉनकेव मिरर से इमेजेस बनाते थे तुम। ऑब्जेक्ट डिफरेंट लोकेशंस पे होती थी, इन्फिनिटी पे, सेंटर के पीछे, सेंटर पे, सेंटर और फोकस के बीच में 6 डायग्राम थे। तो बना के ले आओगे? मतलब बना लेना। आज की क्लास का आएगा कुछ नहीं एग्जाम में, लेकिन तुम्हें सारा बेस होना चाहिए। बनाओगे? देखो हाजिर, आज तो जन्माष्टमी की पूजा भी करनी है ना इसे घर जाके। बना लोगे? फिर कॉन्वेक्स मिरर के भी दोनों बना लेना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिरर फॉर्मूला वगैरह पढ़ाना शुरू करता हूँ। चलो इतना ही रखते हैं आज।